न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में आप इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए खास स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर कहा कि हिंदुस्तानी फौज दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए अमन होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो मुल्क इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं जम्मू कश्मीर में टेरर मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी इकोसिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में लश्कर तैयबा के सियासी विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सरबराह मौलाना काशिफ अली को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हमलावरों ने मौलाना काशिफ अली के घर के बाहर हथियारों से फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौलाना काशिफ अली दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता रह चुके थे और नौजवानों को शिद्दत पसंदी की राह पर डालने में मुतहरिक थे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को लश्कर के सरबराह हाफिज सईद ने 2024 में बनाया था। नामालूम मुसल्लह अफराद ने काशिफ को इसकी दहलीज पर ही गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है। हाई कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला के मेंटेनेंस अलाउंस में इजाफा किया था। गुज़िश्ता समाअत में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा था कि दोनों 15 साल से अलग अलग रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला के मेंटेनेंस अलाउंस में इजाफा किया था। अदालत ने उमर अब्दुल्ला को हुक्म दिया था कि वो पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपए और दोनों बेटों को 60 हज़ार रुपए भत्ता अदा करें, जबकि निचली अदालत ने जुलाई 2018 में हुक्म दिया था कि उमर अब्दुल्ला अपनी बीवी पायल अब्दुल्ला को माहाना 75 हज़ार रुपए और दोनों बच्चों को 25 हज़ार रुपए माहाना अदा करें, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया था। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह मौखर हो गया है। इफ्तिताह की मुजवजा तारीख 17 फरवरी थी, जो अब मुलतवी हो गई है। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीफ एरिया मैनेजर कश्मीर रेलवे बडगाम के मुताबिक इफ्तिताह के हवाले से कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। कुछ ज़राए का कहना है कि अब 21 या 22 फरवरी को इसका इफ्तिताह हो सकता है, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू गुलमर्ग पहुंचे। उन्होंने गुलमर्ग में आर्मी के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में स्की स्लोप्स पर स्कीइंग की और स्नो बाइक पर अंदरूनी चोटियों का दौरा किया। उन्होंने यहां बनाए गए स्नो इग्लू में भी कुछ वक्त गुजारा। किरण रिजिजू ने अपनी तस्वीर और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की हैं। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में दौरान शब दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने आज सुबह से ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था। तो ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखें, ये ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें हैं और बड़ा ही खुशनुमा ये मंजर है, दिलचस्प नज़ारा है।
ख़ास तौर से सयाह जो पर्यटक हैं वो ऐसे नज़ारे देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। चूँकि बांडीपुरा से गुरेज तक जो सड़क है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है, जबकि गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में दौरान शब दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने आज सुबह से ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी था। गुलमर्ग के खलनमर्ग की चोटी पर रूस से ताल्लुक रखने वाले एक स्कीयर को स्की के दौरान शदीद चोटें आईं, जिसके बाद सयाहती रेस्क्यू टीम और स्नो मोबाइल यूनिट के स्की गाइड्स ने फौरी तौर पर रेस्क्यू करके इन्हें बहिफाजत अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तलात के मुताबिक स्कीयर स्की करते वक्त गिरकर शदीद जख्मी हो गया, ताहम रेस्क्यू टीम ने बर्क रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए इसकी जान बचाई। जख्मी स्कीयर ने अपनी जान बचाने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में सयाहती रेस्क्यू टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम और मकामी गाइड्स हमेशा ऐसे हादसात में फौरी मदद फराहम करने में पेश रहते हैं। मीरगंज बडगाम में मजहबी आहंगी और भाईचारे के हवाले से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इसकी सदारत मीर वाइज उमर फारूक और अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी और खैरुन्निसा आगा की किताब का इजरा किया गया। मीर वाइज ने कहा कि हम वो लोग हैं जो हमेशा मजहबी रवादारी, हम आहंगी और भाईचारे के साथ रहे हैं और हमेशा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ जब हुर्रियत ऑन ग्राउंड थी तब भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी। ये मसला है, जहाँ तक इंटरफेथ इस मामले की बात है तो हम इसको वेलकम करते हैं। कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के लोग, यहाँ की मेजॉरिटी हमेशा मजहबी रवादारी, अखुवत, भाईचारे में यकीन रखती है। देखिए, वक्त के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो खदशात हैं मुसलमानों के, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जो हमने सजेशंस दी थी वो सब इग्नोर हो गई हैं। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को। ये जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। जो कश्मीरी पंडितों का मामला है, ये एक इंसानी मामला है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएं, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, मगर लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो है हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है, आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं, बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है।
और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मेंबर साजी मुहिम शुरू की। महबूबा मुफ्ती ने एलजी के जारी करदा हालिया बरतरफी के अहकामात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने एनसी हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। मुफ्ती ने कहा कि आवाम ने इन्हें इस तरह के मसाइल को हल करने और ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मैंडेट दिया है। मुफ्ती ने कहा कि एक तशवीश का इजहार किया गया है कि 2019 के दौरान स्टेक होल्डर से मुनासिब तरीके से मुशावरत नहीं की गई। उम्मीद की जाती है कि इस बार बिजनेस रूल्स वज़ा करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जामे नुक्ता नज़र को यकीनी बनाने के लिए साथ लिया जाएगा। सज्जाद लोन इंजीनियर रशीद को एतमाद में नहीं लिया गया। मुफ्ती ने कहा कि अगर बिजनेस रूल्स मंजूर होते हैं तो ये आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ये समझने की गलती न करे कि कश्मीर में हालात ठीक हैं और अगर सूरत हाल बेहतर होती तो HM यानी होम मिनिस्टर और LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिक्योरिटी मीटिंग क्यों करते। पकड़ दकड़ का सिलसिला फिर से चालू किया गया है और जो मुलाजमी की टर्मिनेशन वो चालू है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सज्जाद लोन को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2017-2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया, कारोबार आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए, बल्कि जम्मू का साल कोर्ट भी खोलिए। श्रीनगर के मदफाती इलाका गुंड हसी भट्ट के आज़ाखाना ज़ैनब में एक बावकार इमाम मेहदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती व गैर रियासती शिया व सुन्नी नामवर उलमा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज वस्ती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी और दीगर उलमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इमाम मेहदी के तालीमात की अहमियत और असर हाजिर में इनकी सीरत पर चलने के बारे में बसीरत अंगेज़ मुफीद मशवरे दिए गए। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि आपसी इत्तेहाद कायम करना और गुनाहों और दीगर खुराफात से दूर रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। का हमदर्द था। लोग मुंतशिर थे। सुन्नी बरादरी भी इस पर मुत्तफिक है और शिया बरादरी भी इस पर मुत्तफिक है कि इमाम मेहदी तशरीफ़ लाने वाले हैं, और वो इसलिए आएंगे
कि जब दुनिया में जुल्म जोर बढ़ेगा, जब बुराइयां बढ़ेंगी, जब खराबियां बढ़ेंगी और इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा, इस्लाम को नई ज़िंदगी अता करने के लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। जवानों का जो है माइंड ख़राब किया जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा रहनुमाई करे, गाइडलाइन करे, ताकि इस वबाई बीमारी से महफूज रहे। उलमा का ये कहना है कि ये जो ज़माना है ये ज़ुहूर का ज़माना है, यानी ज़ुहूर का ज़माना शुरू हो चुका है, अलामात जो हैं ज़ाहिर हो चुकी हैं, और अभी जो भी हम ज़हमत करते हैं, जो भी हम खिदमत करते हैं, उसका वही अजर है जो ज़माने ज़ुहूर में करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल। बाकी अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे हरियाणा के 33 लोगों में करनाल का युवक भी शामिल। परिवार वालों ने बताया कि मकान बेचकर भेजा था अमेरिका। परिवार ने की एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पानीपत में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी ने 27 वार्डों में की उम्मीदवारों की घोषणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़। तंजीमुल मकातिब जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम में कुतुब बीनी का इनामी मुकाबले का तहरीरी इम्तहान लिया गया। जी हां, कुतुब बीनी के इनामी मुकाबले का तहरीरी इम्तहान लिया गया। यह इम्तहान 8 जोनों में हो रहा है। इस इम्तहान में 1000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। अजीम लोगों की कामयाबी का राज नामी किताब का तहरीरी इम्तहान लिया गया। अजीम लोगों की कामयाबी का राज नामी किताब का तहरीरी इम्तहान लिया गया, ताकि इस किताब का मुताला करने से हर कोई उन अजीम लोगों की कामयाबियों से आगाह हो जाए और उन्हें जहन नशी हो जाए। बच्चों ने किताब का मुताला करने के बाद इस तरह के इम्तहान पर खुशी का इजहार किया। मतलब 1000 से ऊपर लड़के हैं जो इस वक्त इस बुक रीडिंग इनामी मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं। अजीम लोगों की कामयाब के राज जो इस साल हमने चुना है, ये किताब सिर्फ इसका मेन मकसद ये है कि बच्चे आगाह हो जाए उन अजीम लोगों से, उनकी कामयाबियों से, क्या वजह थी, वो किस तरह कामयाब हुए। बार बार अगर इसमें इस किताब में ये भी दर्ज है कि किसी वक्त किसी को कोई तकलीफ भी होता है या मुश्किलात, मगर मुश्किलात से न डर कर वो कामयाब की तरफ आखिर पर गामजन हुई। जो हमने पेपर में एग्ज़ाम दिया वो बहुत इजी था और माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की होगी। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को उनकी कामयाबी का फल मिल जाएगा और जिस किताब को हमने एग्ज़ाम दिया है उसके जिसमें जो कामयाबी हासिल करेगा उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। गुज़िश्ता शाम गुलशनपुरा त्राल में जंगलात में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद नर्सरी में मौजूद छोटे पौधे जलकर राख हो गए। तहम मकामी लोगों की सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुलशनपुरा त्राल में जंगल में लगी आग की तस्वीरें हैं और ये आग गुज़िश्ता शाम लगी है, यानी एक रोज कबल शाम में गुज़िश्ता शाम गुलशनपुरा त्राल में जंगलात में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद नर्सरी में मौजूद छोटे पौधे जलकर राख हो गए। तहम मकामी लोगों की सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गुलशनपुरा गुजर बस्ती मेरी ये अपील है कि मेहरबानी कर कर अपना इस जो हमारे जंगल बन रहा है इस वक्त, इसकी बहुत तो बहुत रखवाली करी जाए। और जंगलात के अफसर एजाज जारगर ने दिलेरी की मिसाल कायम की है। जिला डोडा के गांव तिंता में गरीब तलबा के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम किया है। गांव की आबादी 4000 से जायद है। यहाँ के लोग मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हैं। एजाज जारगर की इस काविश ने न सिर्फ तालीमी मैदान में उम्मीद की किरण रोशन की है, बल्कि इलाके के माहौलियाती मसाइल को हल करने में आसानी हुई है। करे और पेड़ पौधे ज्यादा लगाए। चाहते हैं कि सर जो हमारे पेरेंट्स है वो सर
जंगल का सर बहुत हिफाजत करें। और सर जो हमारी आने वाली सर जनरेशन है सर, हमारे फिर बहुत मुश्किल होगा हमारा जीना सर, अगर हमारे पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे। यही एक चीज़ है तालीम जो इंसान को इंसान बनाती है, ये दो जहां की वारिस होती है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा जो आज तक हुआ। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि गलतियाँ होती रहती हैं, लोगों को माफ़ करें। एजाज साहब ने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चलाया, फ्री कैंप लगाया, तो इससे बच्चों में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस पैदा होती है। एजुकेशन की तरफ जाएंगे बच्चे तो उनके बड़े बड़े एम्स आएंगे, तो फिर इन चीज़ों से वो दूर रहेंगे, जैसे लाइक क्रिमिनल केसेस से दूर रहेंगे। जैसे यहाँ के फॉरेस्ट्स की अब अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे केसेस जो है लोगों के वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुंसलिक है। आज के बच्चे कल का यहाँ मुश्किल है ये। तो आप देखिए कि इन बच्चे जो है मैट्रिक से लेकर 8 से 5 से यही इन्वायरमेंट के बारे में, साइंस टोटली ही इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो हमने कोशिश की कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जरिए उनके वालिदैन तक ये पैगाम पहुंचाएं। जो हमारे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन यहाँ हुई है, जो हमारा फॉरेस्ट का यहाँ लॉस हुआ है, हाल ही जो 40, 30, 35 साल पहले गुजरे हैं उसमें काफी लॉस हुआ। उसके बाद भी कई और भी मुश्किलात और मसाइल है यहाँ पर। यहाँ का जो मजदूर पेशा है 90% बल्कि 98% यहाँ के लोग मजदूर पेशा है, चिरान कश है, जो सिर्फ चिरान करते हैं। और आपको ये बता दें कि पुंछ में बिजली फीस के बकायादारों के खिलाफ महकमा बिजली की सख्त कार्रवाई हुई है। शकरनगर मोहल्ले में 35 सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, यानी बिजली कनेक्शन काट दिए गए। महकमा बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की क़यादत में ये कार्रवाई की गई, जहां लाखों रुपए के बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटकर सर्विस लाइन जब्त कर ली गई है। हुक्काम का कहना है कि पुंछ शहर में 2 करोड़ रुपए से जायद की बिजली फीस वाजिबुल अदा है, यानी जो बिजली फीस पेंडिंग है अदा नहीं की गई है और किसी भी बड़े बकायादार को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा डिस्कशन चल रहा है, हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम ये मजबूर हो गए ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैलेंस बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ, जैसा कि यहाँ जिस फीडर पे मैं कर रहा हूँ सिटी का मेरा जो है ये 2.5 करोड़ रुपया बैलेंस है, जो खाली पुंछ टाउन का जो है। इसमें लोगों की डिमांड है 24 आवर्स बिजली। इवन देन बिजली भी हमारी ठीक है, आप पहले कट लगते थे विंटर में, तो आप क्योंकि ड्राई क्रंच भी चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही, उसके बावजूद लोगों को अगर पावर मिलने के बावजूद लोग अपना किराया नहीं दे रहे, तो इसलिए हम इनको डिस्कशन करने। द्रास की सियासी तंजीमों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर फयाज अहमद कादरी के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने स्नो स्कीइंग की एक तंजीम और गुलमर्ग स्कीइंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की एक रिपोर्ट की मुखालफत की थी। फयाज अहमद कादरी ने गुलमर्ग इंस्टीट्यूट की टीम के एक बयान पर एतराज़ करते हुए कहा है कि द्रास में इस खेल की फिजिबिलिटी पर सवाल उठाया था, हालांकि यहाँ स्नो स्कीइंग की तरबियत पहले ही जारी थी। मैंने सुना कि इस तरह हो गया तो मुझे बड़ा दुख हो गया। हम इन जवानों के फ्यूचर के लिए हम सोच रहे हैं। हम तो चलो निकल गए, हमारा फ्यूचर जिस तरह भी था वो निकल गया। अब आने वाली कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए जितना भी ये द्रास डेवलप हो जाए, उनके रोजगार, उनका मतलब इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाएगा। यहाँ दुकानदार है, हॉस्टल है, गेस्ट हाउस है, उनको क्या इकोनॉमी नहीं मिलेगी? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी। हम भी द्रास वाले, ये भी द्रास वाले, हमको एकजुट होके एक होके हमको बैठना चाहिए। जो स्कीम चल रही थी वो लखनऊ में हमारा चल रहा था, लेकिन हमने सुना है, हमने इस पे देखा भी कि जिस तरह से जो रिपोर्ट गई थी, थापा साहब को आपको ये जानने की जरूरत है, मुझे आई डू नॉट नो हिम पर्सनली, पर आपको ये जानने की जरूरत है कि वो उनका एक इंस्टीट्यूट है, वो एक इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता है, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल है। ये जो DPR वगैरह जाता है, ये जो फाइनलाइज होता है, ये जो असेसमेंट होती है, जो एस्टिमेट्स बनती है, चीजों का ऑब्जर्व होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको देखना चाहिए था। कारिस साहब अगर कंसर्न है हमारे द्रास को लेकर, मैं समझता हूँ कंसर्न सिटीजन है द्रास के, तो उनको इस चीज को बोलना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करना चाहिए था। और जिला रियासी के एक नौजवान ने मेहनत, लगन और सरकारी इमदाद से अपनी जिंदगी बदल दी है। मोहम्मद हनीफ ने MBA मुकम्मल कर लिया है और अब अपने गांव में खेती बाड़ी और मवेशी पालने के साथ डेयरी का कामयाब कारोबार चला रहे हैं। इनकी डेयरी फैक्ट्री अब रोजाना 120 लीटर दूध मार्केट में फरोख्त करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा रही है। हनीफ ने कहा है कि पहले इनके जानवर कई बीमारियों में मुब्तला थे, लेकिन जब डॉक्टर RK केथ ने इनके गांव आए, जब वो उनका दौरा किया तो उन्होंने सही इलाज कराया और कारोबार को आगे बढ़ाने की तरगीब दी। इसके बाद हनीफ ने पूरी लगन से काम करना शुरू किया और महकमे की तरफ से मिलने वाली हर इमदाद का भरपूर फायदा उठाया। आज हनीफ की डेयरी फैक्ट्री ने न सिर्फ मकामी मार्केट में अपना नाम रोशन किया है, बल्कि उनकी मेहनत ने इन्हें माली तौर पर भी मजबूत कर दिया है।
हनीफ है, मैं रियासी का ही रहने वाला हूँ, लोकल। ये फार्म मेरा पनासा में है, मैं MBA कर रहा हूँ। मैंने ये एज ए स्टार्टअप स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मतलब यूनिट अपना, तो हमारा इसमें उतना स्केल नहीं हो रहा था। फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री के चीफ सर ने हमें इसके बारे में स्कीम्स बताई HADP के अंडर, तो अब हमारा ये अच्छा खासा स्केल हो गया। उसमें हमें अपने प्रोजेक्ट पे एस्टीमेट जितना भी लगा उसमें हमें 10 लाख सब्सिडी भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारा अभी डेली यहाँ का 120 लीटर्स हो जाता है दूध, जो हम मेन बाज़ार रियासी में शॉप में देते हैं। तो इसमें हमारे अंडर 3-4 लड़के भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनका भी रोज़गार चलता है और हमारा भी अपना इससे अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री पूरा रोल प्ले करती है, उनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें कोई काम होता है हम उन्हें फ़ोन करते हैं या रिपोर्ट्स दिखाते हैं, वो यहाँ खुद पर्सनली विज़िट करते हैं, चीफ सर भी विज़िट करते हैं, डॉक्टर्स भी विज़िट करते हैं, टाइम टू टाइम इनका चेकअप होता है, पूरा देखभाल करते हैं। मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें डेयरी फार्मिंग मेन मेरा यूनिट है। डेयरी फार्मिंग में मैंने ये देखा कि पहले तो इतनी स्कीमें नहीं थी, कुछ 2-3 सालों से बड़ी अच्छी स्कीमें लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने। IDDS हो गया, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हमारे पास दूध के जानवर जो थे पहले आते थे, लेकिन 2-4 किलो दूध आता था, उससे कोई इतनी इनकम जनरेट नहीं होती थी। लेकिन गवर्नमेंट की इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में बाहर से अच्छे हाईब्रिड जानवर लाकर हम आज एक जानवर से 20-25 लीटर दूध का। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। हमें तो इजाजत।